जो बड़े बड़े योद्धा बने हुए हैं, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर लेके घूम रहे हैं, जो ये सब चीजें ले रहे हैं, ऐसा सच में होता है या सिर्फ ये झूठ? देखो, बुजुर्ग कहते थे कि आपका मेटाबॉलिज्म यानी कि आपकी पाचन क्रिया इतनी अच्छी होनी चाहिए कि अगर आप मिट्टी खाते हो तो वो सोना बनना चाहिए, और अगर आपका पाचन अच्छा नहीं है तो आप सोना भी खाओगे तो वो मिट्टी बनेगा। प्रोटीन के डिब्बों से कोई भी वेट नहीं बढ़ता है, और उल्टा अगर आपको मेटाबॉलिज्म पुअर है और फिर आप प्रोटीन खा रहे हो तो आप अपने आप को किडनी फेलियर, लिवर फेलियर और कैंसर की तरफ धकेल। लोग हमारे पास भी आए हैं जिनको लीवर की दिक्कत हुई है, किडनी की, लेकिन कहते हैं कि सबसे पहले अगर वो अटैक करती है तो सेक्सुअल अटैक करती है और आपके स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, आप बच्चा नहीं कर पाते। लेकिन आजकल तो जो प्रचलन है वो स्टेरॉइड्स का ज्यादा ना, इंजेक्शन। अभी दिल्ली और इधर जिम में रेड पड़ी हो, इंजेक्शन क्यों ले बहुत सारे। दोस्तों, जो भी आता है बताता है नया इलाज, कहीं बट ना जाए तेरा बीमार मसीहों में। और आज की हेल्थ की बात में आपका स्वागत है। और आज पूरे देश में एक ही मुद्दा चल रहा है कि कटरीना कैफ और विक्की कौशल के घर बेटे ने जन्म लिया है। थोड़े दिन पहले मुद्दा था कि परिणीत चोपड़ा और राघव चड्ढा के घर बेटे ने जन्म लिया है, लेकिन उनके घर तो किलकारियां गूंज ही रही हैं। लेकिन आज देश भर के गांव कस्बों में ये भी माहौल है कि जो औरतें हैं वो दूसरी औरतों को ये भी बोलती हैं कि ये तो बांझ है, इसके घर तो कभी किलकारी गूंजेगी नहीं, इसका तो बच्चा हो नहीं सकता। और कुछ दिन पहले तो हमारे पास एक ऐसी महिला भी आई थी कि उनकी सास बोलती थी कि अगर तेरा 6 महीनों में, 1 साल में बच्चा ना हुआ, गर्भ धारण ना हुआ, तो तेरी शादी, मेरे बेटे की शादी मैं किसी और महिला से करा दूंगी। आज इसी सेशन में मेरे साथ देश की जानी मानी डॉक्टर गीतिका मौजूद है। मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। मैम, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए, और सभी की तरफ से, सभी दर्शकों की तरफ से मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। मैम, आपको भी लगता है कि ये गंभीर मुद्दा है जिसके करके कि हम देखते हैं कि आमतौर पर औरतों को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि इसका तो बच्चा ही नहीं हो सकता, ऐसा होता है मैम? जी, ये बहुत कॉमनली हमें देखने को मिला है कि आजकल की महिलाओं में इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और मैं महिलाओं तो नहीं बोलूँगी, मैं ये बोलूँगी कपल में इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि मेजरली हम लोग देखते हैं कि एक फीमेल को बोल दिया जाता है, टैबू बोल दिया जाता है कि तुम बांझ हो, पर ये कोई नहीं देखता कि उसके पीछे रीजंस क्या हैं। आजकल 40% रीजंस मेल कंसिडर किए गए हैं इनफर्टिलिटी में। आज भी मैं एक वेबिनार ले रही थी और वहीं पर ही मैंने एक पेशेंट से बात की, तो 10 साल हो गया है शादी को। आज उस फीमेल की जो एज है वो 35 क्रॉस कर चुकी है, और अब 1 साल पहले जाकर के टेस्ट करवाया है तो पता चला है सीमेन में स्पर्म ही नहीं है। तो मैम, उनकी शादी को कितने वर्ष हो चुके हैं? 10 साल हो चुके हैं, कभी टेस्ट ही नहीं करवाया, क्योंकि तो ये तो लगता है पुरुष प्रधान देश है ना। बिल्कुल। तो इस वजह से हम जो बात आज करने जा रहे हैं, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि इसको हम स्टार्ट इस तरीके से करें कि कपल में इनफर्टिलिटी है, ना कि किसी फीमेल में या मेल। लेकिन मैं तो देश की व्यवस्था के हिसाब से ही बात करूंगा कि देश की जो व्यवस्था है वो शुरू से इस तरह की व्यवस्था रही गई है कि वो पुरुष प्रधान देश है। वहां कभी भी पुरुषों का कोई टेस्ट नहीं होता। और ये पॉडकास्ट जहां से प्लान किया गया, आप ही की रील मैंने चलाई थी और जिसमें बात ही ये की गई थी, पुरुषों को लेके बात की गई थी, तो नीचे पुरुषों के कमेंट आ रहे थे कि बिल्कुल मैम ने ठीक बात की है। तो उसी मुद्दे पे मैंने सोचा कि इस पे पूरी चर्चा की जाए। तो पुरुष प्रधान देश में एक पुरुष को किस तरह से बोला जाता है कि आप अपना टेस्ट कराओ, इस पे तो विवाद हो जाएगा, चर्चा का विषय छिड़ जाएगा, क्या पता डिवोर्स हो जाए, क्योंकि पुरुष में तो कोई कमी हो ही नहीं सकती। देखो, ये कहने की बातें हैं, अगर किसी ने अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी है तो उसके लिए तो आप कुछ भी बोल दो, पर एक्चुअल में ये रिपोर्टें ही बताती हैं कि एक्चुअल में क्या कंडीशन है। अगर आपको लगता है कि हाँ इनफर्टिलिटी है और आपको लगता है सब कुछ ठीक है, तो आपको टेस्ट करवाने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपका कहने का मतलब है कि मेरे पास आओ तो टेस्ट करा के आओ, इस तरह से किसी भी लड़की को, किसी महिला को, किसी की बेटी को, किसी की बहन को बांझ मत को। बिल्कुल। और यही नहीं, बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जिसमें डिवोर्स इसलिए हो जाता है क्योंकि मेल इनकम्पैटिबल है, और मेल इनफर्टिलिटी का कारण है जिसकी वजह से फीमेल्स भी आजकल डिवोर्स ले रही हैं। सिर्फ ये मत बोलो आज के टाइम पे कि सिर्फ हस्बैंड ही दूसरी शादी कर रहे हैं, फीमेल्स भी छोड़ के आगे बढ़ रही हैं। तो दोनों तरफ से खतरा है, इसीलिए प्रॉपर अपनी जांच कराओ, ट्रीटमेंट कराओ और फिर आगे बढ़ो। तो मैम, आपका कहने का मतलब है कि दोनों बराबर जिम्मेदार है। एग्जैक्टली, दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। इसको हम ये कह के सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ या मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ,
बेटर ये है दोनों अपना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करवाएं, अपना ट्रीटमेंट कराएं और अपनी लाइफ को आगे प्रोसीड करें, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर है। आप या तो सॉल्यूशन चूज कर लो या डिवोर्स चूज कर लो। तो आप किसकी तरफ जाते हैं? सॉल्यूशन ऑफ कोर्स, आई एम अ डॉक्टर, मैं सॉल्यूशन की तरफ ही जाऊंगी। तो मैम जैसे आमतौर पर देखा जा रहा है, यहाँ बात अगर महिला और पुरुष की चल रही है, तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जितनी हमारी दादी थी, नानी थी, वो 8-8, 9-9, 10-10 बच्चे कर लेती थी, नॉर्मल डिलीवरीज होती थी और कोई भी समस्या नहीं आती थी। और आजकल की महिलाओं की बात करूं, हम इसकी तरफ चले जाते हैं कि गर्भधारण हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन जब प्रेगनेंसी हो रही है, कंसीव हो भी रहा है, तब भी ऐसा क्यों हो रहा है कि एक बच्चे के बाद माँ कह देती है कि मैं दूसरा तो कर ही नहीं सकती, या 2 बच्चे के बाद भी बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। ये क्या कुछ कारण है कि एक बच्चा होने में भी इतनी समस्या आ रही है? देखो, मैं आपको सिंपल सी पुराने दौर में लेके चलती हूँ। पहले होता क्या था, जैसे ही लड़की 19 साल की होती थी तभी उसकी शादी करा दी जाती थी। एक 19 साल के बच्चे में इतनी बुद्धि नहीं होती कि वो और चीजों के बारे में सोच सके। जैसे ही शादी होती थी, तुरंत ही जैसे ही अपनी वो फैमिली लाइफ में जाती थी, तुरंत जैसे ही वो इंटरकोर्स प्लान करते थे, बहुत जल्दी बच्चा हो जाता था। और उस टाइम पे बच्चों को यही संस्कार दिए जाते थे कि आपने अपने बड़ों की सुननी है और उन्हीं के अकॉर्डिंग ही सब चीजें करनी है। तो जैसे जैसे गाइड करते थे वो चलते थे। पर आज के टाइम में होता क्या है कि जब हम आज के सिनेरियो में पढ़ाई लिखाई को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, बट इसके चक्कर में हो क्या रहा है कि मेल फीमेल्स अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, प्रॉपर एक्सरसाइजेस नहीं फॉलो करते, रूटीन को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से या तो लेट मैरिजेस हो रही हैं, और अगर मैरिज हो भी गई तो प्रिकॉटिव मेजर लेकर के वो बाद में प्लान करते हैं, जिसके कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और जब वो क्रॉस कर जाते हैं 30 की एज, फिर उन्हें याद आता है कि चलो अब बच्चा करते हैं। और जब ये प्लानिंग शुरू होती है, फिर उनको काटने पड़ते हैं डॉक्टर्स के चक्कर। और डॉक्टर्स में नॉर्मली बहुत अच्छा काउंसिल करने वाले डॉक्टर्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। नॉर्मली आजकल जो डॉक्टर्स हैं वो यही गाइड कर देते हैं कि भाई आप साल भर ट्राई कर लो, हमारी मेडिसिन से देख लो। मैंने बताया तो मैम, जो भी आता है बताता है नया इलाज, कहीं बट ना जाए तेरा बीमार मसीहों में। मैम इसीलिए तो बताया है कि जो भी आ रहा है वो अलग तरह से बता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही एक कंसर्न है कि चाहे आप किसी भी एज में हो, अगर आपने फैमिली लाइफ प्लान कर ली है तो अपना बीज शुद्धि गर्भ शुद्धि करवा करके अपने आप को डिटॉक्स जरूर करवाएं, और उसके बाद प्रॉपर प्लानिंग के साथ बेबी को कंसीव करें। आजकल हो क्या रहा है, पहले तो प्लान नहीं करते, प्लान करते हैं तो सीधा एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, या तो वहां पे सप्लीमेंट स्टार्ट कर देते हैं, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। इनफैक्ट कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि 2-2, 3-3 साल ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उनकी ट्यूब्स की जांच ही नहीं होती, और 2-3 साल बाद पता चलता है ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, जिसको मैम एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कहा जाता है शायद, जिसमें कंसीव होने के बाद बच्चा ट्यूब में फंस जाए, इस तरह से भी कुछ होता नहीं। देखो, वो एक अलग कंडीशन है। वो तो ये है कि कोई पेशेंट कंसीव कर गई और उसका जो बच्चा है वो ट्यूब में डेवलप होना शुरू हो गया। तो मतलब वो इसीलिए हो ना क्योंकि वो ट्यूब पहले चेक नहीं हो रही थी, ब्लॉकेज है। नहीं, ब्लॉकेज होती, अगर उसमें ब्लॉकेज होती तो कंसीव ही नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि जो कंसेप्शन होती है वो ट्यूब्स में होती है, उसके बाद तो जो है एम्ब्रियो बनके वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है और फिर बच्चा वहां ग्रो करता है। पर कुछ फीमेल्स में ट्यूब्स में ही बच्चा ग्रो करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी कॉम्प्लिकेशन आती है, ट्यूब्स फट जाती हैं, या फिर अगर हमें टर्मिनेशन भी करना पड़े उस प्रेगनेंसी का, तो उस केस में कभी कभी ट्यूब्स काट के लाइगेट करके रखनी पड़ती है, तो उसमें ट्यूब्स का भी लॉस हो जाता है। तो उस केस में अगर दोनों ट्यूब्स अगर नहीं है बॉडी में, तो उस टाइम पे आईवीएफ का सहारा ही लेना पड़ता है। बट फिर भी कहीं एक ट्यूब रह जाए तो हम नेचुरली कंसीव की तरफ जा सकते हैं। और जो मैं बात कर रही थी ब्लॉकेज की, ब्लॉकेज होती है ट्यूब्स के अंदर, अगर ब्लॉकेज हो गई तो वो फर्टिलाइजिंग नहीं कर पाएंगे। रीजन बीइंग क्योंकि फर्टिलाइजेशन ट्यूब्स में होती है, अगर वो ब्लॉक्ड होगी तो स्पर्म एग तक पहुंच नहीं पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ऑफ कोर्स जो पेशेंट है, जो फीमेल है, वो कंसीव नहीं कर पाएगी। आप क्या मानते हैं कि एक महिला की शादी की सही उम्र क्या है? देखो, अगर मैं आयुर्वेद शास्त्रों की बात करूं तो जैसे ही एक फीमेल 16 क्रॉस करती है उसके बाद वो रेडी हो जाती है कंसीव करने के लिए। बट गवर्नमेंट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो फीमेल्स के लिए 18 प्लस और मेल्स के लिए 21 प्लस एज कंसिडर की गई है, क्योंकि वो कहा जाता है कि इस टाइम तक बच्चे में कुछ समझ आ जाती है, ताकि वो फर्दर अपने खाने पीने का ध्यान रख सके, अपने शरीर के बारे में ध्यान रख सके, ताकि वो एक अच्छा हेल्दी बच्चा पैदा कर सके। और ये रूल्स भी इसलिए जो है लागू किए गए क्योंकि पहले होता क्या था, छोटी छोटी बच्ची पैदा होते ही उनके रिश्ते कर दिए जाते थे, जिसमें बाल विवाह होता था। तो उसको राय ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। एग्जैक्टली, तो उसको कवर अप करने के लिए एक एज फिक्स कर दी गई है कि इसी एज के बाद आप कर सकते हो, क्योंकि
फीमेल्स का शारीरिक शोषण भी इस वजह से बहुत ज्यादा हुआ। तो ये एज फिक्स होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे समाज के लिए जरूरी है। बट एज पर अगर मैं मेडिकल चीजों की बात करूं, तो फीमेल जो है जब वो 16 या 14 की एज क्रॉस करती है, जैसे उनके मेनार्के पीरियड शुरू हो जाता है, तो उसके बाद बड़े आराम से कंसीव कर सकती है। बट किस एज में वो हेल्दी बच्चा और बिना किसी मेंटल ट्रॉमा के वो बच्चे को कैरी कर सके, वो एग्जैक्ट एज 18 प्लस ही है। मैम जैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि वोट डालने का जो अधिकार है वो 18 वर्ष के बाद मिलता है, लेकिन एक पुरुष को शादी करने का अधिकार 21 वर्ष के बाद दिया गया है। तो सरकार भी मानती है कि ये सरकार तो चला सकता है लेकिन शादी विवाह नहीं चला सकता। तो कहीं ना कहीं जो ये पढ़ाई लिखाई का जाल है कि आज मेरी बेटी एमबीबीएस करेगी, कल एमडी करेगी, कल बीबीए करेगी, फिर एमबीए करेगी, फिर पहले बीटेक करेगी, फिर एमटेक करेगी, पहले बीए करेगी, फिर एमए करेगी, ये जो एक पूरा सिनेरियो है 25-26 साल तक तो शादी नहीं होती। फिर आपको पता है कि आजकल एक चीज कहा जाती है कि पहले हम सेटल हो जाएं फिर बेबी करेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या शादी होने के तुरंत बाद अगर प्लान कर भी रहा है कोई, तो ये बीज शुद्धि गर्भ शुद्धि जिसकी आप बात कर रहे हो ये है क्या? मैम देखो, बीज शुद्धि गर्भ शुद्धि क्या है, बेसिकली अगर किसी को कंसीव करना है तो हमें दो चीजें चाहिए, एक यूट्रस चाहिए, स्पर्म चाहिए। स्पर्म के साथ में एग की बात करती हूँ। तो अगर दोनों चीजें ये हेल्दी हैं तो हम हेल्दी रहेंगे और आराम से कंसीव भी करेंगे। बट अगर ये इनमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो हमें इनफर्टिलिटी को फेस करना पड़ता है। और इनको हेल्दी रखने के लिए हमें डाइट, लाइफस्टाइल, हमारे बॉडी का प्रॉपर बॉडी मास इंडेक्स जो है वो अच्छा होना चाहिए, हमारे सारे ब्लड के पैरामीटर्स अच्छे होने चाहिए, हमारे पैरामीटर्स जो हैं हार्मोन्स के वो सारे हेल्दी होने चाहिए। और अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो या अपने जॉब में भी हो, अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए टाइम टू टाइम अपनी इन्वेस्टिगेशंस कराते हो, अपने आप को हेल्दी रखते हो, तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको कंसीव से पहले हेल्दी बनाता है। एग्जैक्टली। मैम एक आपकी अभी बहुत रील वायरल है, मैं देख रहा था, पूरे देश के डिलीवरी बॉय तो देख ही रहे हैं, मैं तो देख ही रहा हूँ, पूरे देश के डिलीवरी बॉय भी देख रहे थे। और जो आम तौर पर दो पहिया वाहन का यूज करते हैं, मोटरसाइकिल, बाइक, एक्टिवा, किसी का भी यूज करते हैं, वो भी आपकी वीडियोस को बहुत गौर से देख रहे थे। उस बात को देखा जाए, उस बात के अंदर कितनी सच्चाई है कि जो लोग 8 से 10 घंटे मोटरसाइकिल चला रहे हैं उनको कितनी समस्या आ रही है जब वो बच्चा करने जाते हैं। क्या सच में ये बात बिल्कुल सच है? देखो, होता क्या है, हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स के लिए अलग अलग टेम्परेचर है। हमारा शरीर हमारे नर्वस सिस्टम और हमारे हार्मोन्स से चलता है। ठीक है। अब ये हार्मोन्स रिलीज होने के लिए कुछ हमारे बॉडी में या हमारे ग्लैंड्स में कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे अगर मैं अंडर आर्म्स की बात करूं, उसका टेम्परेचर अलग है, उसका पीएच अलग है। हमारा गैस्ट्रिक यानी जो स्टमक है उसका टेम्परेचर अलग है, उसका पीएच अलग है। ऐसे ही मेल्स के अंदर अगर मैं पेल्विक पार्ट की बात करूं तो वहां का टेम्परेचर अलग है, उसका पीएच अलग है। सेम वजाइना का भी पीएच अलग है, टेम्परेचर डिफरेंट है, जिसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी काम करती है या चलती है। अब होता क्या है, मेल्स के लिए जो टेम्परेचर है थोड़ा 1 से 2 डिग्री डाउन रहना चाहिए, जो हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। और अगर यही टेम्परेचर हमारे बॉडी में रेस कर जाए तो क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन आएगी। सो बेसिकली जो पेल्विक रीजन है मेल्स का, उसका टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री डाउन होना चाहिए। अब होता क्या है, जब आप बाइक पे ट्रैवल करते हो, ठीक है, तो आपकी जो सीट होती है उसके साथ बिल्कुल जो उसकी टैंक होता है वो बिल्कुल साथ में होता है। तो आपने देखा होगा जब बाइक चलती है या फिर काफी देर तक बाइक धूप में खड़ी रहती है, चलते हुए भी हीट होती है। हाँ जी, हीट होती है। और खड़े रहने पे नॉर्मली आप, ऐसा तो है नहीं है कि आप 7 घंटे ट्रैवल ही कर रहे हो, आप किसी काम के लिए जा रहे हो, बाइक खड़ी करके जा रहे हो, तो गर्म सीट के ऊपर आप बैठते हो नॉर्मली। तो उस केसेस में मैं पेशेंट्स को क्या बोलती हूँ कि आपने क्या करना है, थोड़ा गीला कपड़ा लेके पहले अपने बाइक को क्लीन करके उसका टेम्परेचर लोअर डाउन कर लो, और एक ऐसे कुशन्स यूज करो जो इंसुलेटर की तरह काम करे, जिससे हीट आपको ज्यादा ना लगे। सेम इन द केस अगर कोई लैपटॉप ज्यादा यूज कर रहा है, मोबाइल ज्यादा यूज कर रहा है, या ब्लूटूथ, इवन आजकल लोग बड़े ब्लूटूथ के शौकीन है, कान में लगाते हैं और घूमते हुए पूरा जो है उनका ऑरा मेंटेन अपना करते हैं। बट ये नुकसान क्या कर रहा है, मतलब मोबाइल होता है आपके पॉकेट में और आपका जो एयर बड्स होते हैं वो आपके होते हैं आपके कान में, राइट। तो होता क्या है, ये रेडिएशन तो यहीं से ही जा रही है, ऐसा तो है नहीं कोई और कनेक्टिविटी है। तो वो रेडिएशंस क्या आपके आसपास के ऑर्गन्स को खराब नहीं करेंगी, डेफिनेटली खराब करेंगी, जिसकी वजह से आज के टाइम में देखो जिसको प्रॉब्लम नहीं है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सुखी है वो बिल्कुल, और जिसको प्रॉब्लम है वो क्या करे। तो जो कारण है उसको खत्म करना ही पड़ेगा, यानी कि उस एरिया के टेम्परेचर को आपको मेंटेन रख के चलना ही पड़ेगा। मैं बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होती हूँ को हाइजीन के बारे में गाइड करती हूँ, उनको टेम्परेचर लोअर डाउन करने के बारे में बात करती हूँ। अगर हमें कभी कभी ऐसा होता है आइस पैक की थेरेपीज भी देनी पड़ती है,
तो वो भी मैं पेशेंट को गाइड करती हूँ कि कैसे करना है मैम और जैसे किस टाइम पे करना है, वो बहुत मैम इंपॉर्टेंट है। विज्ञान ने इतनी तरक्की की है, मैं खुद भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। आपको क्या, आप लोगों को, मैंने आपकी एक स्टेटमेंट देखी थी, विज्ञान की तरक्की से हमें क्या दिक्कत है कि आईवीएफ है, उससे क्या समस्या है? अगर किसी महिला का बच्चा नहीं हो रहा, अगर उसने आईवीएफ का सहारा लिया है और आईवीएफ की मदद से उसका उसके घर में खुशियां आई हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आईवीएफ का सहारा लेना, अगर विज्ञान की तरक्की से किसी महिला का बच्चा हुआ है, क्या पता अगर 2-3 दशक पहले अगर वो महिला ट्राई करती, तो विज्ञान की नाकामी के कारण क्या पता उसके घर बच्चा भी ना होता। लेकिन आज तो बच्चा हो रहा है ना, फायदा हुआ है ना आईवीएफ का तो। अच्छा, आप आप इसका आंसर खुद ही दोगे, हम्म। अभी खुद ही दोगे। मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है? आप मुझे बताओ आईवीएफ की सक्सेस रेट्स कितने होते हैं? मैम देखो, सक्सेस रेट चाहे उसका 10% हो, सुनने में आता है कि आईवीएफ 3-3 बार में जाके भी अनसक्सेसफुल हुआ है। और बहुत सारे डॉक्टर्स, मेरे खुद की गायनी नॉलेज में, उन्होंने बोला कि 10 लोगों का हम करते हैं तो 1 पे 2 पे जाके सक्सेस होता है, इतनी सक्सेस रेशियो है। और कई सारों को तो ट्रबल भी आते हैं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो जाते हैं। कईयों को आईवीएफ के बाद देखने को आता है कि उनको बीपी हो जाता है, थायराइड हो जाता है। लेकिन बात ये है ना कि वहां पर सिर्फ एक महिला को बच्चा चाहिए। अब मैं वही आपसे बात करती हूँ दोबारा। हम्म। जो आईवीएफ का जो सक्सेस रेट है वो 30-35% है हेल्दी कपल में, जिसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। फर्स्ट थिंग, अब मुझे बताओ एक आईवीएफ का चार्ज कितना होता है? लगभग 3 लाख 4 लाख, कहीं कहीं बड़े हॉस्पिटल, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिनके पूरे सेंटर है, उनका 10-10 लाख रुपए भी है। मैं एवरेज बोलती हूँ कि सबसे लोअर 5 लाख रुपए लगा, सबसे लोअर तबके की बात करूँ तो कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए का आईवीएफ होता ठीक है। है कंप्लीट, जो कम से कम चार्ज लेते हैं। हम्म। अब अगर किसी का एक बार आईवीएफ फेल हो गया, तो दूसरी बार करवा लेगा। सबके पास इतने पैसे हैं? नहीं, आजकल तो पैकेज है ना कि आपका जब तक 3 बार में 1 बार का फ्री कर देंगे, 2 बार में 1 बार का। आप कितने मर्जी सर पैकेज ले लो, आप कितने मर्जी पैकेज ले लो, क्या वो जो इंजेक्शंस लग रहे हैं क्या वो आपके लिए, आपके बॉडी के लिए हेल्दी हैं? तो बच्चा ना होने से तो महिला को ठीक लग रहा है ना, वो हेल्दी है। सर सबके नहीं होते, अगर ऐसा होता तो हर एक फीमेल जो आईवीएफ करा चुकी है, बार बार करा चुकी है, उनके घर में किलकारियां गूंज रही होती। आज हम बैठे ही ये इसीलिए बात अच्छी हैं। बोली है आपने कि सक्सेस रेट नहीं है, ये नहीं बताया जाता। एग्जैक्टली। और आईवीएफ के लिए लोगों को ये लगता है कि ये मेरा बेस्ट ऑप्शन है, मैं कराऊंगा तो हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये पर भी जो- मिथ है। मैं आपको बताता हूँ, मुझे खुद ऐसा लगता रहा है कि आज तक कि आईवीएफ का मतलब ये है कि बच्चा होगा ही होगा। हो गई हो। अगर पढ़ता, जब मैं खुद, हमने पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि इसका सक्सेस रेट कम है, जो मैंने आपसे शेयर भी किया। लेकिन पहले तो यही लगता था कि आईवीएफ का मतलब कि बच्चा नहीं हो रहा तो हो जाएगा। अब मैं आपको इसके साथ एक और बात बताती हूँ। देखो, एक कपल में प्रॉब्लम है, आपने उसको ठीक किया, ठीक करने के बाद वो नेचुरली तैयार हो गए, और फिर भी हो सकता है उसके बाद हम उसको आईवीएफ गाइड करें, राइट? और तब उसके चांसेस और हाई हो सकते हैं। और एक केस ऐसा जिसके पैरामीटर अच्छे नहीं है, जैसे एएमएच अच्छा नहीं है या और कोई कॉम्प्लिकेशन है, और फिर डॉक्टर बोलते हैं भाई अब आईवीएफ कर लेते हैं, मुझे और उसके लिए आपको 1.5 लाख रुपए मिनिमम पे करना आपका पड़ेगा। कहने का मतलब है कि पहले अगर कोई अगर देसी भाषा में समझाया जाए कि कोई बड़ा वीआईपी आ रहा है, तो कम से कम यातायात को क्लियर कर लो ताकि वो आसानी से पहुंच पाए। गर्भ शुद्धि और बीज शुद्धि से अगर उसका बच्चा नहीं भी होना, तो आप कह रहे हो कि आईवीएफ में उसका सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगा। सक्सेस रेशियो भी बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज मैं बताती हूँ कि अगर आपकी बॉडी हेल्दी ही हो जाए, आप तो नेचुरल भी हो सकता है। नेचुरल भी हो सकता है। तो आईवीएफ अगर सक्सेसफुल नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट आपकी बॉडी तो हेल्दी है, तो आने वाले टाइम में आप नेचुरली भी कंसीव कर सकते हो। एक में मैंने फिल्म आई थी, बहुत मशहूर हुई थी, टर्निंग 30। तो आपको क्या लगता है कि आजकल शादी की उम्र 35 भी है, 40 भी है, और मेट्रो सिटीज में तो कोई उम्र ही नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि सही उम्र, बिल्कुल सही उम्र आप क्या मानते हैं एक महिला के बच्चा करने की? क्योंकि पुरुष तो हमेशा ही कर सकता है, कहा जाता है किताबों में। देखो, मेरे अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो 25 तक आपको मैरिज कर लेनी चाहिए। बट अब मैं अपनी ही बात करूं या हम डॉक्टर्स की बात करूं तो 24-25 तक तो हमारी डिग्री कंप्लीट होती है। एमडी करते हो तो यस, और हम अगर एमडी पोस्ट ग्रेजुएशन करें तो हमें 27 इयर्स 26 इयर्स तक हमसे कंप्लीट करते हैं विद हमारी इंटर्न और सारा कुछ। तो इसी बीच में या तो हम शादी कर ले या फिर इतनी बड़ी बड़ी कोर्स कर ले। ऐसे ही बहुत लोगों के करियर्स होते हैं। अगर मेल की बात करूं तो वो डिले फिर भी कर सकता है, रीजन भी उसको घर भी चलाना है, बहुत सारी चीजें हैं। बट मुझे लगता है कि फीमेल्स को अपने लिए डिसीजन
शादी को लेके आज के टाइम पे बहुत ही ध्यान से और सोच समझ कर लेना चाहिए फर्टिलिटी इश्यूज को लेकर के। एंड अगर आपको करवाना भी है, राइट, मैं ये कहती हूँ कि आपको लेट मैरिज भी करनी है, तो मुझे लगता है आजकल लोगों को आपके एग को स्टोर करने का, यानी कि उसको फ्रीज करने की बात करनी चाहिए। आजकल लोगों को पता नहीं है उससे होता क्या है। जो अर्ली एज के जो फॉलिकल्स ग्रो करते हैं, अगर आप उसको स्टोर करके अपनी फर्टिलिटी को मेंटेन करके चलते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। मैम लेकिन आप तो आयुर्वेद को फॉलो करने वाले लोग हो, आप एग फ्रीजिंग को ठीक मानते हैं मैम आप लोग? इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि कौरव 100 भाई थे और वो एक साथ पैदा हुए थे, वो कैसे हो गए? मैम उस समय का मुझे नहीं पता आईवीएफ था क्या नहीं, और अगर मैं कुछ बोलूंगा तो शायद विवाद ना हो जाए, क्योंकि ये धर्म का मुद्दा है। देखो, आयुर्वेद में इसका कोरिलेशन इतने टाइम से ही है कि उस टाइम पे अगर 100 बच्चे एक साथ होते थे, कोई ऐसा जादू तो था नहीं। और अगर वो कहीं ना कहीं किसी बुक्स में, किसी किताब में लिखा हुआ है तो उसका ट्रुथ है, इसीलिए आज उसको फॉलो करके इतने लोग एग फ्रीजिंग, तो एग फ्रीजिंग की हम बात कर सकते हैं। तो आज के टाइम में लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर आपको लेट मैरिज करनी है, किसी रीजन से लेट मैरिज हो रही है, तो ये फैमिलीज को भी पता होना चाहिए कि एटलीस्ट अपनी एग फ्रीजिंग करवा के रखिए, ताकि फ्यूचर में आपको फर्टिलिटी रिलेटेड कोई भी इशू ना हो, और जैसे ही आपकी मैरिज हो आप फटाफट प्लान करके अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सकते हैं। ये तो मैम आपने बता दिया कि इस तरह से करें। आजकल मैं एक पीछे रिसर्च देख रहा था, उस रिसर्च में बताया गया था कि अब बच्चा मतलब कि यूट्रस में पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी बना दी गई है कि आप बच्चा भी बाहर पैदा कर सकते हैं। एक बॉक्स बनाया जाएगा, और बहुत बड़ी रिसर्च थी, बहुत बड़े पेपर्स ने छापा भी। आपको लगता है कि इतनी एडवांस रिसर्च चल रही है, आप बच्चा भी मतलब गर्भ से बाहर होगा, तो आपको क्या लगता है कि ये सक्सेसफुल हो पाएंगी, इनका फायदा होगा? देखो, मैं एक ही बात कहती हूँ कि टेक्नोलॉजी किसी पैथी की एक जागीर नहीं है, राइट। इन्वेस्टिगेशन किसी एलोपैथी डॉक्टर की या आयुर्वेदिक डॉक्टर की या होम्योपैथिक डॉक्टर की कोई जागीर नहीं है। इन्वेस्टिगेशंस या फिर ये सारी चीजें एक साइंस है, उसको हर इंसान यूज करता है। आपके घर में बाइक है, स्कूटर है, सब कुछ है, आप उसको यूज करते हो ना, उसमें ये तो नहीं देखते कि ये करेगा और मैं ये यूज नहीं करूंगा। बहुत अच्छी बात है, सही कहा। सेम डॉक्टर्स के लिए भी इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा पैरामीटर है कि जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो इंटरनली कैसे हम निकाल करके उसको देख के अपने ट्रीटमेंट को और बेटर कर सकते हैं। सेम आईवीएफ के लिए हम लोग कभी भी मना नहीं करते कि आईवीएफ आपको नहीं करवाना। आईवीएफ एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, और उसको हम अगर यूज करते हैं तो बहुत सारी फैमिलीज को एक अच्छी जो है उनको कंसेप्शन होती है और उनके घर में खुशियां भी आती है। आपका कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि आप कहते हो कि इंटीग्रेटेड, एकजुट, exactly. कि हम अगर काम कर रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि हमारे पास अगर कोई आया है उसको फायदा होना चाहिए, उसको इंटीग्रेटेड तरीके से हो, आयुर्वेद के तरीके से हो, एलोपैथ के तरीके से हो, होम्योपैथ के तरीके से हो, यूनानी के तरीके से हो, उसको फायदा होना चाहिए, किसी भी तरीके से फायदा हो। आपका मकसद ये है, बिल्कुल, और नुकसान ना हो। और सरोगेसी की जैसे आपने बात की कि आजकल ऐसे मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, तो अभी ये सिर्फ स्टार्ट हुआ है। अब आगे जाकर के ये कितना ज्यादा लोगों में उसको एक्सेप्ट करते हैं या कितनी ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल है, इसका डेटा अभी तक नहीं आया है। बट हाँ, जैसे कि मैंने अभी सरोगेसी की बात करी कि बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जिसमें दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों में ही प्रॉब्लम्स होती है, यूट्रस रिलेटेड भी बड़े इश्यूज होते हैं, तो आजकल सरोगेसी भी बहुत कॉमन है। तो लोग आजकल क्या करते हैं, किसी और फीमेल के यूट्रस के अंदर स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन करा के इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो फॉरेन में जाकर बहुत लोग सरोगेसी ऑप्ट करते हैं और अपनी जो इच्छा है बच्चा पैदा करने की, वो अपने ही स्पर्म ओवम से वो उसके लिए प्रोसीड करते हैं। मैम लाखों वीडियो बनी, मैंने भी देखी हुई है, पीसीओडी और पीसीओएस पे वीडियो बन जाती है, लेकिन आज तक आपको पता है वीडियो के माध्यम से लोग ठीक नहीं हुए होंगे, तभी करोड़ों महिलाएं हैं जो पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या से जूझ रही हैं। आप क्या कुछ बता सकते हैं उन्हें कि वो घर पर बैठ के कुछ ऐसा कर पाए कि अगर वो सक्सेसफुल ना हो तो उसके बाद वो किसी अच्छे डॉक्टर का परामर्श ले, लेकिन घर पर बैठ के वो ऐसा क्या कर सकते हैं कि उनकी पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या ठीक हो जाए? पहले वो घर पर कर ले, अगर ना हो तो डॉक्टर के पास जाए। देखो, पीसीओडी पीसीओएस की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अपना डाइट लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा ध्यान रख के चलना पड़ता है। अगर कोई भी फीमेल ओवरवेट है तो उसको वेट अपना कम करना है। साथ ही अगर उसका उठने का टाइम, सोने का टाइम सही नहीं है तो उसको फिक्स करना है। अगर उसका खाने पीने का टाइम अगर सही नहीं है उसको फिक्स करना है। और उसके अलावा अगर वो कोई योग मेडिटेशन को नहीं फॉलो करती है तो उसको करके अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं।
और इसके लिए मैं कोई कॉमन कोई टिप नहीं दे सकती, बिकॉज देखो, बाय बीइंग अ डॉक्टर एक डिजीज के लिए कोई टिप देना मुझे नहीं लगता ये एक अच्छी बात है। बहुत अच्छी हाँ, बात है। ये कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आप घर बैठे ठीक कर सकते हो, बट इसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन या किसी डाइटिशियन से कांटेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज एक ट्रीटमेंट बनाना चाहिए, या फिर डाइट लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए, ताकि आपको इससे जो है घर बैठे ही रिजल्ट्स मिल सके। और दूसरी चीज, आचार्य जी की आजकल एक ग्रीन जूस की बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रही है, जिसके अंदर वो पत्तों का बॉडी जूस बना डिटॉक्स करके, हमारी साथ बॉडी, नहीं है। यस, तो वो देते हैं 3 दिन तक, फीमेल्स उसको यूज करती हैं और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिले हैं। इनफैक्ट मैं अपनी प्रैक्टिस में भी, जो मेरे पास बीज शुद्धि गर्भ शुद्धि के लिए आते हैं, उसके बाद मैं हर महीने उनको 3 दिन का ये डिटॉक्स करवाती हूँ। मैम आपकी, मैं एक महिला होने के नाते एक स्टेटमेंट सुन रहा था और मुझे बड़ी गंभीर विषय लगा कि आप महिलाओं के एक स्टेटमेंट दे रही थी कि आजकल औरतें बहुत ज्यादा स्मोकिंग करती हैं, ड्रिंकिंग करती हैं और इसी कारण उनको बच्चा करने में दिक्कत आती है। एक महिला होकर आपकी स्टेटमेंट सारी जो देश की महिलाएं हैं सुन भी रही होंगी और उन्हें बुरा भी लग रहा होगा कि आप महिला होकर ऐसी स्टेटमेंट दे रही हैं। तो क्या आप उस अपनी स्टेटमेंट पे कायम है कि एक महिलाओं में ये समस्या है? बिल्कुल, ये डेफिनेटली है। देखो, मैं एक सिंपल सी बात कहती हूँ कि अगर आपको कंसीव की तरफ जाना है तो आप ये मत सोचो कि आप कोई भी गलत हैबिट्स आप यूज करोगे और उसके बाद आपको कंसीव हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो स्मोकिंग करती हैं, ड्रिंकिंग करती हैं, उनको पता नहीं चलता, वो कंसीव भी कर जाते हैं और हेल्दी बेबी डिलीवर कर देते हैं। बट जिनको इनफर्टिलिटी है या आपको लगता है कि आपको हो सकती है और आपको करंटली कोई प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आपको स्मोकिंग और अल्कोहल क्विट करना चाहिए। और वैसे भी अगर मैं बात करूं अपनी हेल्थ को लेकर के, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को कोई भी प्रमोट नहीं करता कि ये हेल्थ के लिए अच्छी है, बट हाँ, हैबिट्स हैं वो तो कोई भी फॉलो कर सकता है। नहीं, आपका कहने का मतलब ये है कि उनको समस्या आएगी ही आएगी, चांसेस होते हैं। चांसेस डेफिनेटली होते हैं, और जब भी आप किसी गायनेक के पास जाओ या मेरे पास भी आओगे तो मैं स्ट्रिक्टली आपको बंद करवा दूंगी कि आपको ये नहीं लेना है। अगर बात की जाए, दूसरी तरफ बात की जाए मैम, अगर पुरुषों की, कि ये बात हमेशा कही गई है कि पुरुष किसी भी उम्र तक बच्चा कर सकता है। ये बहुत सारी बातें पहले भी कही जाती थी और इसी पे कहावत बनी कि जो पुरुष है और घोड़ा है वो हमेशा जवान रहते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? सर, ये ना पुरुष और घोड़े पुराने ही रह गए, अब ऐसे नहीं। नहीं, आप मेरे सामने कहते हो अच्छा नहीं लगते मैम। ये पुरुष प्रधान देश है, मैं फिर उसी बात पे आऊंगा। देखो, जो पहले की डाइट थी, जो पहले का जो है खान पान था या उनका रूटीन का वर्क था, उसमें और आज में जमीन आसमान का फर्क है। पहले मेल्स का जो वर्किंग था वो बहुत हैवी था, उन्हें कोई जिम जाने की जरूरत नहीं होती थी, बट उनका जो मस्कुलेचर था वो तब भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि मैम वो काम करते थे 8-8 10-10 घंटे। बिल्कुल। और आज के टाइम पे आप 25 साल के किसी लड़के को भगा के देख लो, नहीं भाग पाएगा। क्यों? उसमें उनकी भी गलती नहीं है। आज के टाइम पे जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जितनी ज्यादा हम लोग भाग रहे हैं कि पैसा कमाने के लिए, तो उस चक्कर में होता क्या है कि हम कहीं ना कहीं अपने खाने पीने को, डाइट लाइफस्टाइल को पीछे छोड़ देते हैं और रेस में भाग रहे हैं बस। और उस रेस में भागने की वजह से हो क्या रहा है, आजकल छोटे छोटे बच्चे जो 20 साल के हैं, 19 साल के हैं, उनमें भी ऐसी आदतें आ गई हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। और इनफैक्ट खाना पीना भी अच्छा नहीं है, प्लस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, वाटर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, सॉइल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जो फूड हमारे घर तक आ रहा है वो अच्छा नहीं है। तो हम हर चीज को रोक नहीं सकते, बट आप अपने आप में कंट्रोल रख सकते हो कि समय पे खाना, समय पे जो है सोना, या फिर समय पे उठना, नेचर के साथ जितना क्लोज होके रह सकते हैं उतना रहना। तो आप ये देखो, अगर मैं हरियाणा की बात करती हूँ, हरियाणा के जितने भी मेल्स हैं जो गांव में रहते हैं, आप उनका मस्कुलर देखो, उनको कभी कोई इशू नहीं आता। आप महाराष्ट्र साइड के मेल्स को देखो, उनके मस्कुलेचर बहुत अच्छा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो भाग बहुत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। और आप वहीं शहरों के लड़कों को देख लो, पतले पतले होंगे, ठीक है, उनमें कोई, बस मेरे पास तो नॉर्मली यही आता है कि मैडम मेरा वेट बढ़ा दो। मैं अब यही कहती हूँ, भाई खाना पीना तुम्हारा ढंग का है नहीं, तो तुम्हारा वेट कहाँ से बढ़ा दूं। और वहीं अगर मैं डाइजेशन की ट्रीटमेंट्स देना शुरू करती हूँ, उनको लगता है कि मैडम ये क्या दे रही हो, वेट गेन करने की दवाई दो। अरे भाई, तुम्हारा पाचन अच्छा नहीं है, शरीर अच्छा नहीं है, तो वेट कहाँ से बढ़ाए उनका। लगता है प्रोटीन के डिब्बों से वेट बढ़ जाता है। नहीं, प्रोटीन के डिब्बों से कोई वेट नहीं बढ़ता है। एक बात फिर बोल दीजिए मैडम, ये प्रोटीन के डिब्बों से कोई भी वेट नहीं बढ़ता है। और उल्टा, अगर आपको मेटाबॉलिज्म पुअर है और फिर आप प्रोटीन खा रहे हो, तो आप अपने आप को किडनी फेलियर, लिवर फेलियर और कैंसर की तरफ धकेल रहे हो। मैम, यहीं पर एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, विवादित तो है सवाल और आप तो डॉक्टर हैं, इसका जवाब दे सकती हैं। और आमतौर पर मैं देखता हूँ कि कहा जाता है कि जो आजकल मेट्रो सिटीज में जिम का प्रचलन आया है,
बहुत स्टेरॉइड्स लेके, बहुत सारी केमिकल वाली दवाइयां लेके और बहुत सारे ऐसे पदार्थ खा के बॉडी बनाई जाती है, जिसके बाद कहा जाता है कि बहुत गंभीर समस्याएं पुरुषों में देखने को मिली है। कई लोग हमारे पास भी आए हैं जिनको लीवर की दिक्कत हुई है, किडनी की, लेकिन कहते हैं कि सबसे पहले अगर वो अटैक करती है तो सेक्सुअल अटैक करती है और आपके स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, आप बच्चा नहीं कर पाते। जो बड़े बड़े योद्धा बने हुए हैं, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर लेके घूम रहे हैं, बॉडी लेके घूम रहे हैं, बड़े बड़े मसल्स लेके घूम रहे हैं, जो ये सब चीजें ले रहे हैं, ऐसा सच में होता है या सिर्फ ये झूठ है? देखो, एक छोटी सी बात मैं आपको आंसर देती हूँ इसका। देखो, बुजुर्ग कहते थे कि आपका मेटाबॉलिज्म यानी कि आपकी पाचन क्रिया इतनी अच्छी होनी चाहिए कि अगर आप मिट्टी खाते हो तो वो सोना बननी चाहिए, और अगर आपका पाचन अच्छा नहीं है तो आप सोना भी खाओगे तो वो मिट्टी बनेगा। प्रोटीन बुरा नहीं है, पर सही प्रोपोर्शन में आपके मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग। स्टेरॉइड ले जाते हैं, स्टेरॉइड तो डेफिनेटली वो खराब ही है, लेकिन आजकल तो जो प्रचलन है वो स्टेरॉइड्स का ज्यादा ना, इंजेक्शन। अभी दिल्ली और इधर जिम्स में रेड पड़ी और इंजेक्शन मिले बहुत सारे, तो इसीलिए तो हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं। आज के सेलिब्रिटीज में जिनकी बॉडी बहुत अच्छी है, बहुत फिट है, उनको हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो एक महीने में 20 किलो वजन कम कर लेते हैं दवाइयों के और साथ, बढ़ा भी लेते हैं, प्रोटीन भी खा लेते हैं, स्टेरॉइड्स भी ले लेते हैं, तो फिर हार्ट अटैक्स ही आएंगे। मैम, आपके पास जब पुरुष आते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से, क्या वो जो नए दौर के पुरुष हैं, क्योंकि पहले तो पुरुष की जो जांच होती नहीं थी, क्या वो खुल के आपसे चर्चा कर लेते हैं इस विषय पे? जी हाँ, बिल्कुल कर लेते हैं। देखो, पुराने टाइम के मेल्स में और अब में बहुत डिफरेंस है। आजकल के जो मेल्स हैं वो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो चुके हैं, फीमेल्स की रिस्पेक्ट करने वाले हो चुके हैं, और अपनी वाइफ्स को अच्छे से समझते हुए, पूरी प्रॉब्लम को ध्यान रखते हुए जो है अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसे कपल्स देखे, मतलब जितने भी आज तक मैं मेरे 10 साल के करियर में जितने भी मैंने इनफर्टिलिटी के पेशेंट देखे हैं, तो सिर्फ 1 या 2% में कहूंगी जो सपोर्टिव नहीं होते, बाकी सारे मेल्स जो है अपनी वाइफ्स को लेके बहुत सपोर्टिव होते हैं। अगर मैम कोई अभी आपकी वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग आपकी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो कपल है, उनको बच्चा नहीं होगा, तो क्या बताएंगे आपको कि किस माध्यम से वो अपना बच्चा आप लोगों से जुड़ के कर सकते हैं? कैसे वो आपसे कनेक्ट करेंगे और आप उनको आगे की इंस्ट्रक्शन देंगे, या जो भी आपका है वो प्रोसेस है वो शुरू करेंगे? क्या उसकी इंस्ट्रक्शन है आपकी तरफ से? देखो, बेसिकली जब भी आपको अगर इस तरह का लगता है कि हमें इनफर्टिलिटी है और हम इस बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, तो मेरे वेबिनार्स होते हैं, जारी जी के भी वेबिनार्स होते हैं, आप उसको ज्वाइन करके पहले तो नॉलेज ले सकते हो, क्योंकि ये पॉडकास्ट मुझे लगता है कि अगर इसमें भी आपको क्लैरिटी नहीं हुई होगी तो हमारे वेबिनार्स के थ्रू आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल ये सकती है। वेबिनार्स जो देहात के लोग हैं, वो सोशल मीडिया देख रहे हैं, उन्हें बताइए किस तरह वेबिनार्स से जुड़ किस तरह सकते हैं? देखो, वेबिनार्स के लिए आप हमारा शुद्धि का जो पेज है आप उसको फॉलो कर सकते हो। वहां पर वेबिनार्स की सारी आपको जानकारी दी जाती है, बहुत सारी हमारी वीडियोस पे नंबर्स होते हैं, आप उन पे कॉल कर सकते हो। उन पे कॉल करके आपको वेबिनार्स के बारे में पता चल सकता है। और सिर्फ आपका इनफर्टिलिटी नहीं, इसके अलावा किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, सबके बारे में भी जो भी आपको वेबिनार ज्वाइन करना है, आपको इन्फॉर्मेशन उसमें मिल सकती है। और इनफर्टिलिटी के लिए जब भी आप कांटेक्ट करोगे, तो कांटेक्ट करने के बाद आपको एक डॉक्टर असाइन किया जाएगा, फिर डॉक्टर से बात करके आप अपनी पूरी डिस्कशंस कर सकते हो। और उसके अकॉर्डिंगली हमारे पूरे भारत में मोर देन 100 हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे आप किसी भी हॉस्पिटल में नियर बाय जाकर के अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। बस हाँ, मेरा सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन है कि अगर आप जाओगे तो अपना बीज शुद्धि गर्भ शुद्धि कराए बिना अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करना। सबसे पहले जाकर के 15 दिन का बीज शुद्धि गर्भ शुद्धि कराओ, चाहे उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, चाहे वो सिर्फ एक मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम या फिर फीमेल इश्यूज के साथ आ रहे हैं। क्योंकि बीज शुद्धि गर्भ शुद्धि एक रिवाइवल है, आपके बॉडी को रिवाइव करके जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेटर करके जब हम ट्रीटमेंट्स करते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो हमारा जो प्रोटोकॉल है उसको अगर आप प्रॉपर्ली फॉलो करते हुए अपनी फर्टिलिटी या गायनिक इश्यूज को या अपने मेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो भी है उनको रिजॉल्व करते हो, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। मैम, आमतौर पर लोग सुन भी रहे होंगे, आपने खुद ही अपने मुंह से बोला कि आईवीएफ बहुत महंगा है, और कहा भी जाता है कि तरक्की करके बीमारियों के सौदागर ये सब मरीज हैं जो दवाएं कर रहे हैं। तो जो मरीज हैं वो दवाएं तो कर रहे हैं, उनको ठीक फिर भी नहीं हो रहे। ऐसा तो नहीं है कि आपका इलाज भी बहुत सारा महंगा हो और वही मरीज वो इसी इलाज में ही घूमता रहे और उसी तरह से परेशान होता रहे? ऐसा तो नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव इलाज है आपका भी? देखो, सिंपल सी आपको एक बात बताती हूँ, ये चीज मैं पूरे पॉडकास्ट में भी डिस्कस करना चाहती थी और अच्छा है आपने क्वेश्चन मेरे से पूछ लिया। देखो, इनफर्टिलिटी हुई, नॉर्मली उसका कारण ढूंढते ढूंढते लोगों को 2-3 साल हो जाते हैं। जब कारण पता चलता है, उसके बाद जब उसका ट्रीटमेंट भी ज्यादा 2-3 महीने लोग एलोपैथी डॉक्टर चलाते हैं या फिर उसके बाद उसको आईवीएफ के लिए भेज देते हैं।
और वो ट्रीटमेंट का खर्चा पूरा, फिर आईवीएफ का खर्चा, और आईवीएफ सक्सेस ना हो उसके साथ डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर इश्यूज, और उसके बाद फिर आईवीएफ और मल्टीपल आईवीएफ साइकिल्स। और ये सिर्फ मैं आईवीएफ की बात कर रही हूँ, इसके अलावा आईयूआई साइकिल्स भी समटाइम्स गाइड की जाती है जो वो भी फेलियर होता है। तो इसका आप पूरा खर्चा नोट कर लो। और अब आ जाओ आयुर्वेद में। आयुर्वेद में हम लोग बीज शुद्धि गत शुद्धि करते हैं, नो डाउट ये थोड़ा किसी किसी को कॉस्ट में ज्यादा लग सकता है, बट ये एक बार कराने के बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कितने लंबे तक आप उसको लेके चल सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे पास ट्रीटमेंट कराते हैं और मैं 4-6 महीने के बाद बोल देती हूँ कि ठीक है अब हम आपका सब कुछ ओके है, अब आप प्लान करते रहो, और मैं कोई ट्रीटमेंट भी नहीं कर रही होती, सिर्फ फॉलो अप और डाइट लाइफस्टाइल पे अगर पेशेंट चलता है तो उसके बाद भी पेशेंट अपने आप कंसीव कर जाता है। तो ये आपको एक लाइफ टाइम के लिए रिवाइवल आपको दे देते हैं। और उसके बाद कुछ पेशेंट्स में अगर प्रॉब्लम्स होती है तो हर महीने सिर्फ उत्तर बस्ती और मेडिकेशन से आप चलते हुए अपनी प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हो, और इनफैक्ट अगर प्रॉब्लम है वो रेक्टिफाई हो गई फिर उसके बाद कंसीव के लिए आपको लाइफ टाइम चांस है। तो आप हर महीने अपना ट्राई करो, और जब भी आप कंसीव करते हो वो आपके लिए नेचुरल वे में और हेल्दी वे में कंसेप्शन होता है। मैम जिस देश में आज भी आधे देश को राशन मुफ्त में बांटा जाए, जिस देश में आज भी सुबह लोग शाम की रोटी के लिए जद्दोजहद करें, उस देश में सबसे पहला सवाल ही यही आता है कि इलाज महंगा है या सस्ता है। देखो मैं आपको सिंपल सी एक बात बोलती हूँ, अगर पूरे भारत की पॉपुलेशन की बात करें सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुल है, बाकी सारे सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि हमारे ही कंट्री में ये सोच है। अगर ये आप सोच बदल लोगे और सही रास्ते पे ऑप्ट करोगे और अपने पैसे को सही जगह पे कहाँ लगाना है उसके बारे में सोचना शुरू कर दोगे, 5% की जो एवरेज है वो 5 से 10, 15, 20 भी आएगी। बट अगेन मैं यही बात करूंगी, शरीर आपका है, आपको अपने शरीर के लिए क्या डिसीजन लेना है ये आप डिसाइड कर सकते हो। हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से गाइड कर सकते हैं, जो हमारे पास सक्सेसफुल केसेस हैं हम उसको दिखा सकते हैं या फिर उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। फाइनली डिसीजन आपका ही है, क्योंकि पेशेंट इतना कुछ कराने के बाद भी आते इधर ही हैं और आएंगे। मैम आप पे यकीन किस तरह कर लें, मैं भी आप पे किस तरह यकीन कर लूं? अगर बात की जाए पहले कितने पेशेंट ऐसे रहे हुए हैं जो लोग आपके यहाँ पे, मैंने खुद वीडियो करी थी उसकी, मैं कह सकता हूँ जिनके खुद यूट्रस में कैंसर था और उन्होंने कंसीव किया था, शायद उनकी डिलीवरी अगले मंथ है। क्या सक्सेस रेट है? आपने आईवीएफ को चैलेंज कर दिया कि उनका सक्सेस रेट कम है, और आप क्या मानते हैं कि आप अगर वो आयुर्वेद में आ रहे हैं, सब कुछ छोड़ के आपके पास आ रहे हैं, आपके पास पुराने रिकॉर्ड में कितना सक्सेस रेट है? देखो आयुर्वेद के थ्रू अगर मैं सक्सेस रेट्स की बात करूं तो मोर देन 60% आप नेचुरली बिना आईवीएफ के, बिना आईयूआई के आप कंसीव कर सकते हो। मतलब आप कहते हैं कि आपका आईवीएफ से दुगना सक्सेस रेट है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये नेचुरल है, कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर बार के कंसेप्शन के लिए आपको उसको ट्राई करने के लिए आपको 1.5-2 लाख रुपए खर्च नहीं करने पड़ रहे, आप नेचुरली उसको ट्राई कर रहे हो। पर पहले अपनी बीमारी को ठीक करना ज्यादा जरूरी है, उसके बाद अगर आप काम करते हो तो रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। ऐसा भी होता है आपके यहाँ पे, शायद ये गंभीर विषय हो कि जैसे आपको पता है कि इसका बच्चा हो ही नहीं सकता, फिर भी आप उसका ट्रीटमेंट करते हो? नहीं, फिर हम ट्रीटमेंट नहीं करते। ये तो गलत है सर। ये तो ऐसे तो सभी जगह आजकल देखा जा रहा है। अगर ऐसा कोई कपल है जिसके अंदर ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, उसमें हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ आगे प्रोसीड नहीं करते, हम उसको आईवीएफ रिकमेंड करते हैं। तो मतलब आप कह देते हो कि आप नहीं कर सकते? यस, नहीं कर सकते। जिसकी ट्यूब ही नहीं है आप उसको कैसे नेचुरली कंसीव करवाओगे? अच्छा, अगर मैं बात की करूं सबसे गंभीर बीमारी क्या रहती है, एक पुरुष की बता दीजिए, एक महिला की, कि उनका बच्चा नहीं हो रहा, तो मोस्ट कॉमन डिजीज क्या है? देखो मोस्ट कॉमनली मेल्स में ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है, एजोस्पर्मिया हो सकता है, एस्टेरोजोस्पर्मिया हो सकता है, टेरेटोजोस्पर्मिया हो सकता है, डीएनए फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, इसके अलावा कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, एपिडिडिमल सिस्ट है, या फिर और किसी तरह की अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो मेल्स में इनफर्टिलिटी हो सकती है। और इसका बड़ा जो है आसानी से आयुर्वेद में ट्रीटमेंट हो सकता है। पर प्रॉब्लम सिर्फ एजोस्पर्मिया के केसेस में आती है, वो भी कुछ केसेस में, और कुछ केसेस बड़े अच्छे से रिजॉल्व हो सकते हैं। और उसमें भी अगर हमें लगता है कि नहीं इसमें भी आईवीएफ की रिकमेंडेशन होती है तो हम पेशेंट को ऐसे नहीं बोलते कि आप यही करवाते रहो। डेफिनेटली हम पहली डे पे ही जब उसको पूरा समझाते हैं तो उनको गाइड कर देते हैं कि इसमें आपको आईवीएफ लग सकता है या 100% आपको आईवीएफ ही कराना पड़ेगा। और महिलाओं में? महिला में भी सेम है। देखो आईवीएफ अगर कोई 48 इयर्स की एज में मेरे पास कोई फीमेल आ रही है और उस टाइम पे मैं उसको 1-2 साल वेट कराऊंगी तो उसका आईवीएफ का चांस भी खत्म हो जाता है। तो उस केस में मैं क्या करती हूँ,
कि उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको 2-3 महीने में जितना हम रिजॉल्व कर सकते हैं, तो रिजॉल्व करके। इतनी उम्र की महिलाएं भी आती हैं हाँ आपके जी, पास? मेरे पास बहुत सारी फीमेल्स कितनी? 45 प्लस ही ज्यादातर आती हैं, मतलब देश में 45 साल की उम्र की महिलाएं भी बच्चा करने की सोच रही हैं। क्योंकि उनकी शादी भी लेट होती है। आजकल फीमेल्स 40 प्लस एज में भी मैरिज कर रही हैं। तो आप क्या मानते हैं कि क्या ये सही उम्र है बच्चा पैदा करने की? देखो, मैं सिर्फ एक चीज कहूंगी कि किसी की भी लाइफ में अप्स डाउन्स हो सकते हैं, हम्म, और अपनी मैरिड लाइफ को स्टार्ट करने का डिसीजन ये हमारा नहीं है, बहुत अच्छी बात की है। वो उन्हीं का डिसीजन है, हम्म, उन्हीं की ही विशेष है। हम्म, अगर कोई फीमेल हेल्दी है तो वो प्लान कर सकती है। आजकल सेलिब्रिटीज भी 40 प्लस एज में कंसीव करती है। आपको क्या लगता है कैटरीना कैफ ने कौन सी एज में कंसीव मुझे किया? लगता है उनकी बहस का विषय बना और उनका चर्चा हुई इस पे, और मैं खुद भी बॉलीवुड को फॉलो करने वाला बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, तो इस विषय पे चर्चा हुई कि कैटरीना कैफ 40 साल प्लस की उम्र में कंसीव कर रही हैं, क्या हेल्दी बेबी होगा नहीं होगा, डिबेट का बहुत सारी ऐसा है कि नेता का की बहस चोरी हो जाती है, तो वो भी देश में गंभीर विषय होता है। मैं आमतौर पर चर्चा भी करता हूँ, आपने बात छेड़ी भी दोस्तों। हम देखते हैं कि नेताओं की बहस चोरी हो जाती है, उसमें भी पुलिस लगती है और उनकी बहस को लेके आती है, और आमतौर पर देखा जाता है कि कहीं कुत्ता गुम हो जाता है, किसी का बच्चा हो रहा है। तो मैंने शुरुआत भी यहीं से की थी कि चर्चा ये नहीं होनी चाहिए कि विक्की कौशल और कैटरीना कैफ के घर बच्चा हुआ है, चर्चा ये होनी चाहिए जो बहुत अच्छी आज मुझे आपसे डॉक्टर गीतिका ये चर्चा लगी कि मैम ने जो चर्चा करी है, ये देश में चर्चा का विषय होना चाहिए कि किस घर में बच्चा नहीं हो रहा, वो बच्चा कैसे हो। और ये जो प्रोग्राम हम अपने माध्यम से चला रहे हैं, ये प्रोग्राम सरकारों को चलाने चाहिए, जो हम अपने माध्यम से अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। और बहुत अच्छी बात मैम आपने भी मुझे जो बताई कि लाखों रुपए उजाड़ने से बढ़िया है कि एक बार हमारे पास आ जाओ, अगर उसके बाद भी आईवीएफ कराओगे कम से कम उसके भी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मेरा मैम सबसे अंत में यही सवाल रहेगा, आज मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा, मैं आपसे मैम इसका मैं बहुत सारा पढ़ता हूं, तो एक दैनिक भास्कर का सर्वे पढ़ रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी हेडलाइन दी थी कि अब महिलाओं में ही नहीं देश के पुरुषों में भी है हीमोग्लोबिन की कमी। आप ध्यान से सुन लीजिए कि अब महिलाओं में ही नहीं देश के पुरुषों में भी हीमोग्लोबिन की कमी है, मतलब पुरुष भी आजकल जिनमें पूरा हीमोग्लोबिन नहीं है। और मैम ने भी बहुत अच्छी बात की, चाहे ये पुरुष प्रधान देश है, आज सिर्फ महिलाओं में नहीं बच्चा पैदा करने के मामले में 50% पुरुष भी हैं जिम्मेदार। तो मुझे लगता है मैम ये कैंपेन भी चलाना चाहिए पुरुषों को अवेयर करने के लिए। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि देखो एचपी हमारे लिए हेल्दी इसलिए है, मतलब क्यों हमारा खून ज्यादा होना चाहिए, ये समझो। हम कुछ भी खाते हैं उसका रस बनेगा, अगर वो अच्छे से पचा है तो, और वो कहाँ जाता है? खून में। और खून उसको लेके जाता है पूरे शरीर में, और पूरे शरीर में जहां जहां के सेल्स हैं उसको न्यूट्रिशन को यूज करके और अपना वेस्ट उसी खून में डाल देते हैं, और वही खून फिर फिल्टर होकर के वापस सर्कुलेट करता है। तो अगर वहां पे एचबी नहीं होगा, यानी कि हीमोग्लोबिन का एक प्रोटीन है, अगर वो नहीं होगा तो होगा क्या? कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिशन है वो नहीं जाएगा। और न्यूट्रिशन सिर्फ खाने से ही नहीं, न्यूट्रिशन हमें हवा से भी मिलता है, हमारे बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन। और अगर आपके बॉडी में ये प्रोटीन कम है तो होगा क्या? वो ऑक्सीजन उतनी मात्रा में हमारे सेल्स तक नहीं जाएगा, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है आज के टाइम में कैंसर्स का, इनफर्टिलिटी का, बीपी का, शुगर का, थायराइड का, किडनी फेलियर्स का, लिवर फेलियर का। हम यहाँ पे जीना सीखो में इसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास पेशेंट के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो ये बात तो खुद सर्वे ने बता दी कि पुरुषों में 50% कमी खुद ही देखने को मिलेगी, क्योंकि उनमें खुद ही हीमोग्लोबिन की कमी है। आप नॉर्मली देखोगे जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जिसके अंदर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है, वहां पर लोगों का एचपी बहुत कम मिलेगा। आजकल जो भी कॉर्पोरेट ऑफिसेज में काम करते हैं उनका विटामिन डी बहुत कम मिलेगा, विटामिन बी12 बहुत ज्यादा कम मिलेगा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे ही मेल्स के अंदर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, जो कि पहले 50 साल के बाद आती थी, आज 35 साल के बाद भी आ रही है। जॉइंट पेन की प्रॉब्लम जो 45 के बाद आती थी, आज 30 साल की उम्र में भी 20 आ रही साल है। के आपके यहाँ मैंने एक सेशन लिया था, 20-22 वर्ष के पुरुष ही घुटनों की समस्या से और 100 समस्या से पीड़ित थे। बिल्कुल। तो मैं आप अंत में एक बार ये बता दीजिए, जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं वो आपसे किस तरह से जुड़ सकते हैं, क्या तरीका है, नंबर किस तरह से जुड़ सकते हैं और क्या तरीका है आपके संस्थान से जुड़ने का? देखिए, हमारा जो नंबर है नीचे फ्लैश कर रहा है, उस पे आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। मेरे साथ मोर देन 200 डॉक्टर्स की टीम है,
जो कि इनफर्टिलिटी पे काम कर रही है। आप उनसे बात करेंगे, बात करने के बाद वो आपको सॉल्यूशन देंगे। अगर आपका सॉल्यूशन घर बैठे हो सकता है तो घर बैठे आपको गाइड कर देंगे। अगर आपको किसी तरह की कोई बीज शुद्धि, गर्भ शुद्धि या किसी भी तरह की पंचकर्मा थेरेपीज की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी आपको गाइड कर दिया जाएगा। और उसके लिए आपको करना सिर्फ एक ही चीज है, नंबर पे कॉल करना है, बात करनी है और अपनी प्रॉब्लम बतानी है। और दोस्तों अंत में मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, कोई भी कपल अगर इसी समस्या से जूझ रहा है तो एक ही बात उनको कहना चाहूंगा। मैम ने बहुत अच्छा आज हमें गाइड किया है कि आप अपनी समस्या को पहले तो छुपाए नहीं और अपनी ईगो पे मत लीजिए, और पुरुष और महिला बराबर जिम्मेदार हैं। तो इसीलिए आज हम इस समस्या को नाम देंगे कि ये किसी महिला की समस्या नहीं है, किसी पुरुष की समस्या नहीं है, ये दोनों की समस्या है, एक कपल की समस्या है। अगर आप भी किसी तरह का समाधान चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। और सभी दर्शकों को मेरी राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें इतना प्यार देते हैं। राम राम। बार बार अबॉर्शंस होना या फिर अगर आप भी इनफर्टिलिटी से परेशान हो रहे हैं तो अभी आप अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर लीजिए हमारे हिम्स हॉस्पिटल पंचकुला की, क्योंकि हर वेडनेसडे को डॉक्टर प्रीति जिंदल जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं और 30 ईयर से भी ज्यादा का उनको एक्सपीरियंस है, उनसे आप मिलकर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और अगर बार बार आईवीएफ करवाने के बाद भी अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तो डॉक्टर प्रीति जिंदल से तुरंत मिलिए।